नमस्कार दोस्तों, GK मंथन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ऑब्जेक्टिव के माध्यम से विगत परीक्षाओं में आए हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न का व्याख्यात्मक उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? विकल्प ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर है विकल्प ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब है कि केंद्र में दो सरकार स्थापित हो गई, एक वायसराय यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की सरकार और दूसरा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो द्वैध शासन लागू हुआ उसमें शासन को दो भागों में बांट दिया गया। प्रथम आरक्षित विषय था जिस पर वायसराय यानी गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी परिषद की सहायता से शासन करते, और दूसरा हस्तांतरित विषय था जिसका शासन भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता। प्रश्न संख्या 2 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? विकल्प ए संघीय विधानमंडल को, विकल्प 2 गवर्नर जनरल को, विकल्प 3 प्रांतीय विधानमंडल को, विकल्प डी प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर है बी गवर्नर जनरल को। 1935 के एक्ट के द्वारा भारत को एक संघ बनाना था। इस संघ में जो प्रवेश होता वो ब्रिटिश प्रांत के विधानसभा, ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्र और देसी रियासत का क्षेत्र, और इसी एक्ट के द्वारा संघ और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया। और इस बंटवारा में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 विषय रखा गया, 3 सूची रखा गया, और जो विषय किसी सूची में नहीं था उसको अवशिष्ट शक्ति माना गया, जिस पर गवर्नर जनरल को कार्य करने का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई और निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदाताओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो विकल्प ए है 1935, बी 1919, सी 1904, डी 1858 1858। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता का सीधा अर्थ है कि प्रांतों का शासन प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दे दिया जाए, जिससे कि प्रांत की वास्तविक सत्ता चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाए। और 35 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में शासन करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता प्रदान कर दी गई। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी BR अम्बेडकर, डी BN राव। इसका सही उत्तर है BR अम्बेडकर। अब जो BR अम्बेडकर थे, ये संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसको हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं।
इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे B.R. अम्बेडकर। और इस प्रारूप समिति में B.R. अम्बेडकर के अलावे जो अध्यक्ष थे, इनके अलावे 6 और सदस्य थे, यानी प्रारूप समिति अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों की थी। और इसी प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करके संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया था, और संविधान सभा ने ही प्रारूप को अंतिम रूप से स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 6 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसमें सदस्य कौन थे? ए. गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी. राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी. विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी. लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इसका सही आंसर है सी. विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। जो भारत की संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, उसमें 2 तरह से सदस्य आने थे। एक, ब्रिटिश प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाना था, और ये निर्वाचन चूँकि विधानसभा के सदस्य करते तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। और दूसरा था, देशी रियासत के राजाओं द्वारा उनको मनोनीत किया जाना था। तो चूँकि विकल्प में देशी रियासत का विकल्प नहीं है, इसलिए इसमें आंसर सी होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, और ये चुनाव MLA द्वारा किया जाता। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी, अंतिम शक्ति। ए. राष्ट्रपति, बी. भारत के लोग, सी. सर्वोच्च न्यायालय, डी. सरकार। तो इसका सही आंसर है भारत के लोग। जब हम लोग प्रस्तावना देखते हैं तो प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, और इसी शब्द से जो शुरुआत होती है उसी के द्वारा, यानी भारत के लोगों के द्वारा ही अंतिम रूप से भारत के संविधान को स्वीकार किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान का प्राधिकार यानी अंतिम शक्ति भारत के लोगों के पास में निहित है। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए है भाग 9, बी है भाग 6, सी है भाग 3, डी है भाग 4। तो इसका सही आंसर है भाग 9। संविधान का जो भाग 9 है, वर्तमान में इसी में पंचायती राज का प्रोविज़न किया गया था। जब संविधान 26 नवंबर 50 को लागू किया गया था, उस समय पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में था। लेकिन 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 40 को निरस्त कर दिया गया। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया गया, एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और अनुच्छेद 243 जोड़ करके इसमें कुल मिला के सब क्लाउज में 16 अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसलिए इसका आंसर है भाग 9। वर्तमान में भाग 9 में है, और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के गठन का प्रावधान है, और फिर एडिशनल अनुच्छेद में पंचायती राज का अन्य प्रावधान। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद / अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो विकल्प संख्या ए है 8वीं अनुसूची, बी है अनुच्छेद 370, सी है 6ठी अनुसूची, डी है अनुच्छेद 250। तो इसका सही आंसर है 6ठी अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त शासी जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, और 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्यों का वर्णन है जो जनजातीय बहुल यानी जनजातियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 10 है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? विकल्प है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 24,
सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 256। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या सी, अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहे थे संविधान सभा में कि अनुच्छेद 32 ही भाग 3 यानी मूल अधिकार को प्रभावी करने वाला अनुच्छेद है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार का भाग 3 का आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 के ही अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। और न्यायालय का अर्थ है यहाँ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार में से कोई भी रिट जारी कर सकता है। और ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? तो राज्य के प्रवेश या स्थापना संबंधी या राज्य संबंधी सभी वर्णन संविधान के भाग 1 में है। और यहाँ पर प्रश्न है नए राज्य का प्रवेश होना है संघ में या स्थापना होना है, तो उसका विकल्प है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 2। भारतीय संघ के अंतर्गत में किसी नए राज्य को प्रवेश दिलाना है तो अनुच्छेद 2 में होगा। लेकिन अगर किसी राज्य को विभाजित करके कोई नया राज्य बनाना है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है और यह शक्ति भारत की संसद को प्राप्त है। अब प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? विकल्प ए है अनुच्छेद 249, बी है अनुच्छेद 250, सी है अनुच्छेद 356, डी है अनुच्छेद 253। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन कराने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते को लागू कराने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि अनुच्छेद 253 के अलावे भी कुछ ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 252 है। इसके द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। प्रश्न संख्या 13 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से विकल्प ए 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने और डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। जो राज्य पुनर्गठन हुआ था संविधान लागू होने के बाद पहली बार, तो भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था जिसमें फजल अली अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत की संसद ने 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। और इस अधिनियम के द्वारा मूल संविधान में जो वर्णन था 4 श्रेणी के राज्य ए, बी, सी और डी, उसको समाप्त कर दिया गया और भारतीय संघ में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश शामिल किए गए। 1956 से लेकर के 2023 तक में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश।
प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ए है 1950, बी है 1949, सी है 1951, डी है 1952। तो इसका सही आंसर है बी 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनके तैयार हो गया और इसी दिन भारतीय संविधान के कुल 15 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद में से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। और ये कुल 15 अनुच्छेद में जो प्रावधान था उसमें नागरिकता के संबंधित प्रावधान था, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान था और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान था। तीनों प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरा संविधान लागू किया जाएगा। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 50 को चूँकि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ इसलिए हम लोग उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन भारत में राष्ट्रपति का पद आया और भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन का पद है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है और हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिस 2 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, बी चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी, सी दिल्ली एवं पुदुचेरी, डी दिल्ली एवं दमनदीव। तो इसका सही आंसर है सी दिल्ली एवं पुदुचेरी। जो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा पहली बार संघ शासित प्रदेश ओडिशा जहां विधानसभा स्थापित कर दिया गया था, उस संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया और दिल्ली विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा ये 2 संघ शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य यानी एमएलए को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग होता है। बी है, लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। अब इसमें कूट में आंसर चुनना है, तो इसमें विकल्प संख्या 2 जो है वो गलत है। विकल्प ए इसका सही है, केवल एक इसका आंसर होगा, प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का अलग फार्मूला है और एक एमएलए के वोट वैल्यू एक एमपी के वोट वैल्यू निकालने का अलग फार्मूला है। और इस फार्मूला के अनुसार चूँकि भारत के राज्यों में सभी राज्यों में अलग अलग जनसंख्या है, इसीलिए प्रत्येक राज्य के एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो अलग अलग होता है। लेकिन संसद सदस्य चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी का वोट वैल्यू बराबर होता है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? 1 नंबर संसद के दोनों सदनों द्वारा, 2 राज्य की विधानसभा द्वारा, 3 राज्य की विधान परिषद द्वारा। इसका आंसर कूट में देना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल हैं तो उसके अनुसार इस विकल्प और 4 नंबर विकल्प है एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो विकल्प संख्या सी 1, 2 और 4 इसका सही है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। और यहाँ यह ध्यान देना है कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हैं।
राज्य की विधानसभा के से निर्वाचित सदस्य शामिल हैं और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? दोनों में से यहाँ मतलब है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा, इसमें से कौन इसके सदस्य नहीं होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रेल मंत्री, डी वित्त मंत्री। तो इसका आंसर है विकल्प संख्या ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संसद के अंग है, लेकिन भारतीय संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं। भारतीय संसद का 3 अंग है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। और राष्ट्रपति संसद का अंग है। बाकी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और वित्त मंत्री बनने के लिए आवश्यक शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार, इसका प्रश्न है, आंसर है भारत के राष्ट्रपति, बी। संघ सरकार का जितना भी पद है, सभी पदों पर शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? विकल्प ए 6, बी 8, सी 12, डी 5। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 12। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और तब से लेकर के वो 1962 ईस्वी तक, यानी कि कुल 12 वर्ष तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। पहली बार उनका कार्यकाल जो संविधान सभा द्वारा निर्वाचित था वो 1950 से 1952 रहा। राष्ट्रपति का पहला चुनाव 1952 में हुआ तो 52 से 57 तक रहे, और दूसरा चुनाव 57 में हुआ तो 57 से 62 तक रहे। तो कुल 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, और यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका 2 कार्यकाल रहा। प्रश्न संख्या 21 है, भारत का वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक यानी दूसरी बार की अवधि में पद प्राप्त किया? ए के.आर. नारायणन, बी शंकर दयाल शर्मा, सी एच.एम. अंसारी, डी बी.एस. शेखावत। तो इसका सही उत्तर है सी एच.एम. अंसारी यानी हामिद अंसारी। भारत में अब तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं उनमें 2 उपराष्ट्रपति ही 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। पहली बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार बने और दूसरी बार डॉक्टर हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यानी जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने उस समय वो किस पद पर थे? ए यूएसए में राजदूत, बी यूजीसी के अध्यक्ष, सी योजना आयोग के अध्यक्ष, डी सोवियत संघ में राजदूत। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या डी, सोवियत संघ में राजदूत, जिसको हम लोग आज रूस बोलते हैं। वो 1991 के पहले 1991 के पहले सोवियत संघ कहलाता था, और जब उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहली बार 1952 में, तो ये सोवियत संघ यानी सोवियत रूस में भारत के राजदूत थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे, और इन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर पर हम लोग शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित यानी पेश नहीं किया जा सकता? ए है संवैधानिक संशोधन, बी है सीएजी रिपोर्ट, सी है वार्षिक वित्तीय विवरण,
डी है किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पहले आय और व्यय का ब्यौरा यानी बजट संसद में प्रस्तुत करेंगे और यह बजट उनके नाम पर केंद्रीय वित्त मंत्री या वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री प्रस्तुत करेंगे। 112 अनुच्छेद में कहीं पर भी और भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं आया, बल्कि बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आया है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को लोकसभा में शुरू किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद ही बजट राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के बाद अंतिम अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जो बजटीय विधेयक है उसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इस विवरण की शुरुआत लोकसभा में होती है। और चूंकि लोकसभा में ही इसकी शुरुआत होती है, इसीलिए वित्त विधेयक पर, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पर लोकसभा काफ़ी शक्तिशाली है। इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आज 23 प्रश्न जो पूर्व एग्ज़ाम में आ चुका है उसको सॉल्व किया गया। कल 23 के आगे का प्रश्न सॉल्व किया जाएगा और ये सभी प्रश्न चूँकि परीक्षा में आया हुआ है इसलिए बहुत उपयोगी है। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।